कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ओबीसी के कोई भी एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है। नो ओबीसी इवन प्रोफेसर आल्सो इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आईआईटी और आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालय की तो और ज्यादा बदतर स्थिति है। देश में 7 आईआईएम ऐसे हैं जहां पे 256 फैकल्टी पद रिक्त हैं, जिसमें ओबीसी के 88 पद हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए 54 पद हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए 30 पद रिक्त रखे गए हैं। और कहा जा रहा है कि हम ओबीसी एसटी एससी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी से आते हैं। इसके अलावा बता दें आपको, आईआईएम इंदौर में जो हम लोगों ने आरटीआई लगाया, सूचना का अधिकार कानून के तहत हम लोग हमेशा जानकारियां प्राप्त करते रहते हैं, उसमें आईआईएम इंदौर में 97.2% फैकल्टी सामान्य श्रेणी से आते हैं। और आप बात कर रहे हो कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जब भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हम आरक्षण की बात तो कर ही नहीं रहे हैं सर। आपने ईडब्ल्यूएस 10% आप ले किया है, बहुत अच्छा आपने किया। और आप ये भी कह रहे थे कि नाउ द टैलेंट इज किलिंग ड्यू टू द रिजर्वेशन। आरक्षण के वजह से प्रतिभा का हत्या हो रहा है। तो फिर आज वो प्रतिभाएं कहां गई जो कि ओबीसी से भी कम कट ऑफ पार नहीं कर पा रही हैं। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आप उठा कर देखिए। और आज यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कट ऑफ कम कर दीजिए, आज ओबीसी का कट ऑफ जो है जनरल को भी पार करके जा रहा है। तो फिर ये कहां से हुआ कि मेरिटोक्रेसी का जो आपने पैमाना जो दिया हुआ है वो तो हमें नहीं हो रहा है। मैटर सवाल है सर प्रतिनिधित्व का। और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो 6777 जातियां हैं इस देश में, जो कि ऑलरेडी इस देश के संसाधन है, वो एसेट हैं, दे आर नॉट लायबिलिटी, वी आर नॉट गिविंग देम प्रिविलेज। वो इस देश में आपके कारपेंटरी से लेकर लोहा बनाने तक, तलवार बनाने से लेकर आपके हथियार बनाने तक और आपके बाल काटने से लेकर आपके खेतों में अन्न उपजाने तक, वो सारा काम वही जातियां करती हैं। और उन्हीं के बच्चे आज जब पढ़ने यूनिवर्सिटियों में जाने लगे तो आप पीएसयू को प्राइवेट कर रहे हैं, आप आईआईटी और आईआईएम में लेटरल एंट्री लेके आ रहे हैं। यूपीएससी के माध्यम से आप अंडर सेक्रेटरी लेवल पे 400 से ऊपर पदों को आपने वैकेंसी निकाला कि लेटरल एंट्री से भरे जाएंगे। यंग प्रोफेशनल के नाम पे आप जाके देखिए कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, एमपीज हैं, उनके रिलेटिव के बच्चे कहीं कहीं से ऐसी डिग्रियां लेके आए हुए हैं जो कि नीति आयोग से लेके तमाम इंस्टीट्यूशन पे यंग प्रोफेशनल्स के नाम पे 70-80 हजार रुपए उठा रहे हैं। और उनको अगर पूछ दिया जाए तो ढेले भर का क्या नहीं है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशंस, जो ऑलरेडी परमानेंट फैकल्टीज होते, उनको यंग प्रोफेशनल्स के नाम पे, लेटरल एंट्री के नाम पे इस तरीके से रोका जा रहा है। इसके अलावा एक आईआईएम उदयपुर और आईआईएम लखनऊ में भी 90% से अधिक फैकल्टी सामान्य वर्ग के हैं। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर में भी 90% से ऊपर हैं। इसके अलावा कानपुर, गुवाहाटी और दिल्ली में इस प्रकार से 80 से 90% सामान्य श्रेणी के प्रोफेसर हैं और फैकल्टीज हैं। 13 आईआईएम में फैकल्टी की जो संरचना है वो 82.8% सामान्य श्रेणी की आई, जो आरटीआई की है उसकी बात मैं बता रहा हूं आपको। 5% जो है शेड्यूल कास्ट की वहां पे फैकल्टी है और 1% शेड्यूल ट्राइब के हैं, और जिसमें 9.6% ओबीसी के हैं। 21 आईआईटीज में फैकल्टी का जो वितरण है वो 80% लगभग हर जगह सामान्य श्रेणी के हैं और 6% सिर्फ शेड्यूल कास्ट के हैं और 1.6% शेड्यूल ट्राइब के हैं और 11.2% ओबीसी के हैं इन बाकी के तमाम आईआईटीज और आईआईएम्स में। अब आप बताइए मुझे कि आप एक तरफ ये बात कह रहे हो कि हम काम कर रहे हैं देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाने के लिए। सर ये पॉसिबल है जब तक कि सबको इंक्लूजन न करें और हम चाहें कि एक चंक डेवलप कर लें। जैसे कि पहले की जो सरकारें थी उन्होंने भी गलतियां की। ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि दिल्ली पंजाब के आसपास जो हरियाणा के जो इलाके थे उनको ग्रीन रिवोल्यूशन का बेनिफिट मिला, जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचली जो इलाके थे, बिहार के जो इलाके थे, वो उससे उतने बेनिफिट नहीं ले पाए और वहां उस तरीके से चीजें नहीं हुई और जितने यहाँ के किसान जितने उन्नति कर पाए उधर नहीं हो पाया। तो ओवरऑल हम अब जब तक हम ग्रोथ पे नहीं ध्यान देंगे और ये जो तमाम सारी जातियां हैं और जाति सच्चाई है, तो जब हमारा समाज का संरचना इस तरीके से है तो हर समाज के लोगों को जब तक हम समाहित नहीं करेंगे इस पूरी प्रक्रिया में
इस विकास की प्रक्रिया में, इस राष्ट्र की प्रक्रिया में, तब तक आप ये कैसे सोच लेते हो कि हम चाइना से कम्पीट कर लेंगे, हम यूएस से कम्पीट कर लेंगे, हम यूके से कम्पीट कर लेंगे। और जहां तक शिक्षा का सवाल है, तो शिक्षा ही आपके पास एक वेपन है जिसके बदौलत आप उनसे लड़ सकते हो। जहां वो रिसोर्स में, सर ने बताया कि जहां वो R&D पे $300 बिलियन खर्च कर रहे हैं और आप यहाँ $15 बिलियन खर्च कर रहे हैं, कोई कंपेयर ही नहीं है। डंका बजा देने से सर, ढोल बजा देने से, माला पहन लेने से और बड़े बड़े होर्डिंग लगाने देने से देश मजबूत नहीं होता है। मजबूत होता है उस देश की जो कामगार लोग हैं, दोज हु आर द साइक्लिंग दिस इकोनॉमी, जो इस इकोनॉमी में भागीदार हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी है, मिडिल क्लास भी है। और वो मिडिल क्लास कौन है? ये यही ओबीसी एसटी एससी वर्ग से आने वाले लोग हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग से आने वाले लोग हैं। और उन्हीं के जेब में अगर पैसा नहीं जाएगा, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, महंगे महंगे फीस दे रहे हैं, इवन प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से हो रही है यूनिवर्सिटीज की, उसमें भी वो फीस दे के पढ़ रहे हैं, अपने टैलेंट के दम पे पढ़ रहे हैं। और अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो उनके जेब में पैसा ही नहीं जाएगा, तो फिर कैसे इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ेगी? तो इन्हीं तमाम सारे सवालों को लेके आज ये हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लाया गया था, वो कहा गया था कि भाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, लेकिन ओबीसी का रिजर्वेशन जो लाया गया था वो प्रतिनिधित्व के सवाल पे लाया गया था। ये कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम के तहत ओबीसी का रिजर्वेशन देश में लागू नहीं किया गया था। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने ये कहते हुए इस रिजर्वेशन को लागू किया था कि अगर ये आज लोगों को बुरा लग रहा है जो आगजनी कर रहे हैं, लेकिन ये कल के डेट में हमारी प्रशंसा करेंगे। उसी के बाद आप देखिए कि देश की इकोनॉमी किस तेजी के साथ बढ़ी है। और अगर समाहित नहीं करेंगे, अगर भागीदार नहीं बनाएंगे, तो फिर इकोनॉमी फिर से वही रिटार्डेशन की तरफ जा सकती है। तो ये तमाम सारे सवाल जो हमारे हैं, जो सब कुछ आपके सामने रखा। बाकी आपके जो सवाल है ही नहीं। जब आप जब जो हमारी भागीदारी है, जब एक क्लास में जब 100 बच्चे बैठ रहे हैं और वहाँ पे हमारे लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, जब वहाँ पे जब हमारी प्रेजेंटेशन ही उस प्रेजेंटेशन की मांग को आप कह रहे हैं कि हमारा अफीम का नशा है, वो तो हमारा एकदम अधिकार है, राइट है, अधिकार है, एंट्री है। संसाधनों पर 80% हक मिले, उसका एक साइंटिफिक मेथड हो, तो रिजर्वेशन उसमें बेनिफिशियल नहीं होगा। मैं बड़ा मुश्किल बता। सर रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है सर, वी आर नॉट टॉकिंग रिजर्वेशन। सर रिजर्वेशन फोबिया से शायद आपके माइंड में, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीजें घुस गई हैं कि रिजर्वेशन फोबिया जो एक वर्ड है। लेकिन सर मेरा ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का हिमायती है। नहीं, हम आरक्षण चाहिए नहीं सर, हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। हमारा जितना पॉपुलेशन है, मेरिट के आधार पे आप हमको प्रतिनिधित्व दीजिए। सीधा सवाल है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पीएसयूज हो, कहीं भी हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। लेकिन उतना चाहिए क्योंकि हम आपसे ज्यादा अपने आप को काबिल समझ रहे हैं। आपको हमने मौका दिया, पिछले 70-75 साल से आपके चीफ मिनिस्टर्स थे, आपके दरोगा थे, सब कुछ थे। अब आप हमें जिम्मेदारी दीजिए इस राष्ट्र को निर्माण करने के लिए, ताकि हम आपको अगले 70 साल में दिखाएंगे कि कैसे ये राष्ट्र विश्व गुरु बनता है। आज इस देश का एक प्रधानमंत्री ओबीसी से आए, तो आपने देखा कि उसमें किस तरीके से चीजें बदलाव हुई, प्रतिनिधित्व में कैसे बदलाव हुआ। इसमें कहीं गुरेज नहीं है, मुझे कहने में भी आपकी छुट्टी नहीं है, बिकॉज़ वी आर नॉट एफिलिएटेड विद एनी पार्टीज। तो जो काम हमारे लिए अच्छा करेगा, कांग्रेस के अर्जुन सिंह थे, उन्होंने 27% रिजर्वेशन दिया। बीपी सिंह ने संयुक्त मोर्चा में हमें 27% प्रतिनिधित्व देने का काम किया। तो हमें उनकी प्रशंसा करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारे कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है कि हम उनकी बात करेंगे तो ये हमें टिकट नहीं देंगे, उनकी बात कर लेंगे तो वो हमें पार्टी से निकाल देंगे। अभी ओबीसी क्लास के कल मोदी जी हमें 54% रिजर्वेशन दे, प्रतिनिधित्व दे, प्राइवेट सेक्टर हर जगह दे। कल हम उनका माला पहन कर पूरे देश में घूमेंगे, एक लाइन का प्रचार करेंगे। एक लाइन का सवाल थोड़ा मैं सामने रखा कि जेएनयू में यूथ नहीं, मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी यूथ फॉर इक्वलिटी का प्रोग्राम करके रिजर्वेशन को मारो जूते चार का नारा जेएनयू में लगा चुके हैं। तो फिर हम उनकी बात पे बात कर रहे हैं। For the dissemination of information, आगे और सूचना ढंग से संचरित हो, उसको लेके कई मैं फैक्चुअल एम्पिरिकल एविडेंसेस रखना चाहूंगा। सबसे पहला ये है कि ओबीसी का रिजर्वेशन, कहीं ना कहीं हमको सबको लगता है ओबीसी का रिजर्वेशन मिल गया, फीम है, नशा है, तो उसमें कहानी है कि ओबीसी का रिजर्वेशन 93 में मिला
आजादी के लगभग 47 से आप पुनः जोड़ करके देख सकते हैं 30-40 साल बाद, और एजुकेशन में आया 2008। अब उसमें भी फर्दर इश्यूज ये हैं कि क्रीमी लेयर का एक उसमें एक अड़चन डाल दी गई, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। क्रीमी लेयर का मूल डॉक्यूमेंट आया 93 में, उसका एक स्पष्टीकरण आया 2004 में, उसकी फाइल गायब हो गई। तो रिव्यू उन चीजों का नहीं होता जिनकी फाइलें गायब हो जाए। ओबीसी के रिजर्वेशन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, जिसमें पार्लियामेंट में कम से कम 30 से 40 बार सवाल उठ चुके हैं, उसका डॉक्यूमेंट ही गायब है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी थी, जिसमें ये कहा कि ये सिस्टमिक तरीके से रिजर्वेशन को, ओबीसी के रिजर्वेशन को कमजोर करने की कॉन्स्पिरेसी है। हमने नहीं कहा, अभी एक रिपोर्ट आई थी, इसी सरकार की रिपोर्ट है, गणेश सिंह जी जिसके चेयरमैन थे, आज वे फिर पीसीबीसी के चेयरमैन। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट की स्वीकारोक्ति यह है, एक्सेप्टेंस ऑफ पीसीबीसी रिपोर्ट इज दिस, दैट ओबीसी रिजर्वेशन हैज बीन डिमीन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रीमी लेयर। उसके मायने को बदला गया है, तोड़ा गया है, क्रीमी लेयर की डेफिनेशन में चेंजेस किए गए हैं। अब इसके असर क्या होते हैं? इसका एक असर यह है कि यूपीएससी हर साल कुछ लोगों को चयन करती है, 30 से 40 लोगों को डीओपीटी एलोकेशन नहीं करता, तो निकाल देता है। गलत इंटरप्रिटेशन, रॉन्गफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रीमी लेयर। सर्टिफिकेट बन नहीं रहे, हाई कोर्ट्स में केसेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट गलत एफिडेविट फाइल कर रही है। अभी एक थोड़े दिन पहले ईडब्ल्यूएस के बचाव के लिए पांडे कमेटी बनी, जिसने नील ओरेलियो केस में, जिसमें हम भी थे, मैं भी ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे और विल्सन साहब भी थे, तो उसका कोई एक फैक्ट हम रख देते हैं। उसमें सरकार ने एक एफिडेविट डाला कि मूल रूप से 8 लाख ईडब्ल्यूएस का गरीब 8 लाख का है, ओबीसी का क्रीमी लेयर भी 8 लाख है। तो सवाल उठा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक वर्ग में तो क्रीमी 8 लाख, एक वर्ग में करीब 8 लाख। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पर सवाल विवेचना करी कि ये नहीं हो सकता है, गलत है, या है तो ऐसा क्यों है? इस पे सरकार ने एक डिफेंस दिया और बताया कि 8 लाख में सैलरी और एग्रीकल्चर ओबीसी में नहीं जुड़ता। उसकी अलग डेप्थ में हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्टेटस बेस्ड है रिजर्वेशन। क्रीमी लेयर भी स्टेटस से हटाते हैं, किसी के फादर मदर ग्रुप ए में है तो हटाते हैं, ग्रुप 2 में है तो उनके बच्चों को लाभ नहीं मिलता, सैलरी नहीं जोड़ते। लेकिन पूरे यहाँ हॉल में बैठे लोगों को पता ही नहीं, इस चीज का रिव्यू, इंफॉर्मेशन नहीं है, रिव्यू पता ही नहीं। तो ये इस तरह से हम केवल सरफेस लेवल टॉक करते हैं और सरफेस लेवल पे सवाल उठते हैं, हालांकि वो भी महत्वपूर्ण है, ताकि कम से कम सरफेस से नीचे की इंफॉर्मेशन हम आपको उत्तर में दे पाए। इसीलिए हमने इस सवाल पे, भले ही हमारे साथी भाई को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उत्तर देना अति महत्वपूर्ण है, पीसफुली, पेशेंस से, क्योंकि तभी आप लोगों को भी पता है। ऐसा नहीं है कि किसी का इंटेंशन खराब, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं कि इंटेंशन खराब है। ऐसा कैसे कह रहा हूं? डायरेक्टर रिजर्वेशन डीओपीटी कम्स अंडर पीएमओ, इसका इंटेंशन खराब। पीएमओ में अभी 50 एक लेटर रिसेंटली एमपीस ने लिखा कि इस तरह से क्रीमी लेयर पे हमला हो रहा है, ओबीसी पे हमला हो रहा है, रिजर्वेशन पे हमला हो रहा है, तो डकैती है सरासर। कितने सेक्रेटरीज हैं अभी ओबीसी के? 3, 2, 4। इंटरप्रिटेशन की फाइल है, इस पे एक ओएम इशू हुआ है अभी, तो अब फाइल गायब है, तो एक आम आदमी क्या कर सकता है, एक आम नागरिक क्या करे? या तो वो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा सकता है, आप प्राइम मिनिस्टर के पास फाइल गए होगी, ढूंढा जाए। लेकिन वो कंप्लेंट भी आप जानते हैं लिखेंगे नहीं। तो ये स्थिति है, ये स्थिति है जहां मूल डॉक्यूमेंट ही है। एक और क्रीमी लेयर जब आया तो हर 3 साल में इनकम लिमिट पर रिवीजन होना था। 93 से अगर हम कैलकुलेट करें तो 7 और 24 31 हो गए, 4 बार रिवीजन हुआ, 10 बार होना था। 2017 में फाइनल रिजर्वेशन इंक्रीज हुआ है लिमिट, 2017, इट्स बीन 7 years, there has been no revision whatsoever। क्यों नहीं हो रहा रिवीजन? ईडब्ल्यूएस को भी 8 लाख रखना है, कैसे करते हैं रिवीजन? यहाँ बढ़ाएंगे, वहां बढ़ाना पड़ेगा। तो यदि हम सिनो कमेटी में जाएं तो ये सब सरकार की रिपोर्ट है, हमारा तो कुछ है नहीं। पांडे कमेटी, सिनो कमेटी, सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट फाइल है आज भी, हम बात कर रहे हैं तभी वो एक एफिडेविट ऐसा फाइल है which is a wrongful false affidavit,
who should be responsible? So review should be done on another factor. Once the seats gets filled to extent of 27%, जब 27% पूरा भर जाए, तो हम ये बात कर सकते हैं कि क्या क्रीमी लेयर को और सख्त बनाया जाए ताकि थोड़ा और लोग निकले तो नीचे के लोग आए, और ये डिसीजन हम लोग कर लेंगे आपस में। क्यों आपको इतनी चिंता है? आप ईडब्ल्यूएस की चिंता करो, उसको गलत आ रहे हैं, हर साल गलत लोग आ रहे हैं, सबको पता है। इट्स ओपन स्कैम, इंडियाज लार्जेस्ट स्कैम इज नथिंग बट ईडब्ल्यूएस, एंड स्पेशली ऐसे लोग आ रहे हैं जो कई उच्च वर्ग के, ऊंची जाति के गरीबों का हक मार रहे हैं। वहां चिंता नहीं, वहां कोई बोल ही नहीं रहा। यहाँ उसका एक कारण है, कोई क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि आपके लिए 50% खुला है, उसमें आपको 30, 35, 40% मिल जाता है। आपकी पॉपुलेशन 10% है और ईडब्ल्यूएस 10% और मिल रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम हमें है। हमें क्यों प्रॉब्लम है? हमें क्यों? आपसे मेरा मतलब आपसे नहीं। ये लड़ाई आपको लीगल तरीके से लीगली लड़ रहे हैं कोर्ट में ना, लेकिन लीगल लड़ाइयां तब लड़ी जाती हैं जब सरकार झूठे एफिडेविट फाइल ना करे। वहां लीगल नहीं लड़ी जाती। पीएमओ झूठा एफिडेविट फाइल करने से क्या लीगल लड़े? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको केसेस बता सकता हूँ, आप एफिडेविट जाकर चेक करिए। नील ओरेलियो केस है, एक रोहित नादन केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देयर आर फॉल्स एफिडेविट्स फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। नोबडी इज टेकिंग कॉग्निजेंस। लीगल लड़ाई तब लड़ी जाती है जब फाइलें गायब नहीं हो। लीगल लड़ाई तब लड़ी जाती है फाइल ही गायब होगी, तो क्या लीगल लड़ाई लड़े? तो जो फॉल्स एफिडेविट है, मैं उस पर भी आपको स्पष्टीकरण दे देता हूँ। ईडब्ल्यूएस का कंपैरिजन किया गया, लिखा गया कि सैलरी यहाँ नहीं जोड़ती, ओबीसी में सैलरी और एग्रीकल्चर नहीं जोड़ते, ईडब्ल्यूएस में जोड़ते हैं, इसलिए ये 8 लाख सेम नहीं है। एक ये एफिडेविट है ईडब्ल्यूएस को बचाने के लिए, एक और एफिडेविट फाइल है जिसमें कह रहे हैं कुछ लोगों का जोड़ सकते हैं, इसीलिए इनको हटाया गया है डीओपीटी। इसका क्या करता है? कौन सी लीगल लड़ाई लड़े? कहाँ जाए? यूएन। एक इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन आपके पास है। प्लीज। और जो जनरल कैटेगरी है नॉन रिजर्व, उसमें ओबीसी की भागीदारी कितनी हुई है? जनरल कैटेगरी में ओबीसी की भागीदारी ऑलमोस्ट नगण्य है, 0.1, 0.2 भी नहीं। उसके भी मैं आपको उसका रीजन समझाता हूँ। किंतु क्या होता है, सारगर्भित तरीके से समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि नीचे जाना पड़ता है, रिसर्च करना। क्या होता है, जब भी किसी का सिलेक्शन होता है एससी, एसटी, ओबीसी से, तो वह आदमी अपना कैडर, अपनी ब्रांच एटसेट्रा भरता है। जैसे किसी का आईआईटी में चयन हुआ तो बोलेगा आईआईटी बॉम्बे मुझे चाहिए, वहां पे मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए। वहां पर उसका लाभ लेने के लिए अगर उसके नंबर ऐसे हैं कि उसको जनरल से भी हो रहा है, लेकिन वहां उसको आईआईटी दिल्ली में सिविल मिलेगा। छोड़ता कोई भी नहीं, कन्वर्ट कोई भी नहीं। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कन्वर्जन इज देयर बिकॉज ऑफ स्ट्रीम, because of college, because of job choice. Suppose somebody is selected from general marks, he can get IAS, but he might get IAS, so nobody leaves. In fact, in IAS also nobody leaves because he wants his own cadre. So actually nobody leaves. Again, this is another myth, so to say. There are so many myths. It is one of them. In terms of reservation, क्या ऐसे हो जाता है? तो इतना बहुत है। हमने हमारे सवाल रख दिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रख दी, इंपेरिकली बात को रखा है आप लोगों के सामने। तो सर्टिफिकेट बनने से लेकर, क्रीमी लेयर से लेकर, वैकेंसीज की बदमाशी से लेकर, रोस्टर के एप्लीकेशन से लेकर, एक नहीं 50 जगह हर स्टेप पे कहीं ना कहीं रुकावट है, चैलेंजेस है, जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं। हमें कुछ समझ में आया, लगा, दिख गया, सामने दिख गया, फाइल गया, हमने उसका आप लोगों से आके शेयर कर लिया। अब ये आप लोगों की ड्यूटी है, देखते हैं आप लोग कितना इसे आगे शेयर। उनका नहीं फुलफिल होना तो ठीक। लॉ इज देयर।